तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये 7वीं क्लास है और ठीक ना, आज का जो टॉपिक है पर्सनालिटी है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व। ठीक ना, मनोविज्ञान का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो व्यक्तित्व हम इंसान के टोटल बिहेवियर को कहते हैं, चाहे फिर वो इंटरनल हो, उसके इंटरनल बिहेवियर हो, वो सच्चा है, झूठा है, परोपकारी है, अपराधी है, या फिर उसका एक्सटर्नल बिहेवियर या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी कद काठी रूप, चाल चलन जो बाहरी दिखा रहा है और अंदर से क्या है। तो टोटल ऑल ओवर बिहेवियर को हम व्यक्तित्व के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ठीक ना, ये चीज़ आगे हमको देखना है। फिर आज का जो पहला क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द लैटिन वर्ड के पर्सोना से हुई है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्सोना लैटिन शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग। तो पर्सोना का अर्थ होता था मुखौटा। ठीक ना, जैसे कि पहले जो रोल प्ले करते थे तो अपने चेहरे के ऊपर एक मुखौटा लगाते थे ना, तो उस मुखौटा से इसका अर्थ लिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, व्यक्तित्व में मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व के अंतर्गत आपको मनोविश्लेषण का सिद्धांत पढ़ना है। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति में अचेतन मन का हिस्सा कितना है? तो अचेतन मन व्यक्ति के अंदर 90% होता है और चेतन मन 10% होता है, और जो अर्ध चेतन मन होता है वे बीच की चीज़ों को खाली याद कराता है। ठीक ना, तो आपको ये 3 मन पढ़ना है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। ठीक ना, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र अपनी कक्षा में याद की हुई चीज़ों को भूल जाता है और जब शिक्षक उससे पूछता है तो वे अपने दिमाग पर जोर डालता है, और जोर डालने के बाद उसे याद आता है और वह शिक्षक को बता देता है। ये किस मन के द्वारा है? बात कर रहे हैं, ये कक्षा है जिसमें एक छात्र है, उससे कुछ शिक्षक पूछता है, टीचर। ठीक ना, तो बच्चा भूल जाता है जो याद किया रहता है वो, लेकिन वो दिमाग पे जोर डालता है और उसको चीज़ें याद आने लगती हैं और वो बता देता है। तो ये जो हम चीज़ भूल जाते हैं तो उसको याद करना ये किस मन के द्वारा हम करते हैं? तो ये सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा किया जाता है, अर्धचेतन मन के द्वारा। जैसे हम जो सपना देखते हैं और उसी सपना को फिर सुबह उठने के बाद हम याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने रात्रि में क्या सपना देखा था, तो ये सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। ठीक ना, और जो अचेतन मन है, अचेतन मन क्या करता है? अचेतन मन, जैसे हम कुछ करना चाह रहे हैं, अभी वो एक्टिविटी में है नहीं, तो वो चीज़ अचेतन मन के अंतर्गत आता है। और जो चेतन मन, जैसे कि अभी जो हम कर रहे हैं, आप हमारा ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो ये चेतन मन के अंतर्गत आ रहा है। ठीक ना, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ईड सुपर ईगो के बीच में समन्वय का कार्य कौन करता है? ठीक ना, व्यक्ति के अंतर्गत 3 चीज़ होती है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो ईड क्या है? ये आनंद को खोजता है। ठीक ना, कुछ भी कीजिए, आनंद मिलना चाहिए। अगर उसको कुछ पसंद आ गया तो उसको किसी भी हाल में प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि उसको आनंद प्राप्त करना है। और सुपर ईगो क्या है? नैतिकता के सिद्धांत पे काम करता है कि अगर चीज़ें गलत तरीके से प्राप्त होती रहेंगी तो उसको प्राप्त नहीं करेगा, भले ही आनंद से वंचित क्यों ना हो जाए। और ईगो क्या होता है? ईगो क्या करता है? ईड और सुपर ईगो के बीच में समन्वय का काम करता है। ये बोलता है कि जैसे कि बीच में समझौता का काम करता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि आपको डायबिटीज हो गई है और डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आइसक्रीम नहीं खाना है, तो ये जो आपका भाई ईड है, आपको प्लेजर आइसक्रीम खाने में मज़ा आएगा, तो आपका मन करेगा नहीं, खा लेते हैं आइसक्रीम, क्या होगा, डायबिटीज बढ़ थोड़ी जाएगा। लेकिन आपका जो सुपर ईगो है वो बोलेगा नहीं, नहीं खाना है, अगर तुमने खाया तो तुमको और शुगर बढ़ जाएगा। तो उसमें ईगो क्या बोलता है? एक आइसक्रीम खा लेते हैं, एक आइसक्रीम खाने से नहीं बढ़ेगा, अगर 2-4 खाएँगे तब बढ़ेगा। तो ईड और सुपर ईगो के बीच में क्या करता है? समझौता करता है। जो ईगो होता है वो रियलिस्टिक चीज़ों पे चलता है, वास्तविक चीज़ों पे, भई एक आइसक्रीम खाने से शुगर थोड़ी ना बढ़ जाएगा। और जो सुपर ईगो होता है वो नैतिकता कि जो नियम हैं, जो मेरे सिद्धांत हैं, हम उसके खिलाफ किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते। और जो ईद है वो क्या है कि प्लेज़र पाना है, सुख पाना है, आनंद पाना है, चाहे किसी भी रास्ते से पाएँ। ठीक ना? तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका आंसर हो जाएगा, जो ईड और सुपर ईगो के बीच में समझौता का काम करता है, तो ईगो करता है। ठीक ना?
ये थ्योरी है, आपको पढ़ना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। सुपर ईगो किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो मैंने बताया कि सुपर ईगो नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। सुपर ईगो मतलब जो हमारा ईगो है वो पराअहम, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, हम उनके खिलाफ किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते, ठीक ना। और जो ईगो होता है वो वास्तविकता पे, रियल चीज़ों को देखता है और उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करता है। और जो परम सुख के लिए काम करता है वो होता है ईड, ठीक ना। तो ईड को कंट्रोल करने का आपका काम कौन करता है? ईड को कंट्रोल करने का काम आपका कौन सा मन करता है? तो ईड को कंट्रोल करने का काम आपका अचेतन मन जैसे ईड पे जुड़ा होता है, ठीक ना। और जो ईगो होता है वो चेतन मन से जुड़ा होता है, ठीक ना। और जो नैतिकता है ये अचेतन मन से ये भी जुड़ा होता है, ठीक। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्टेज भी आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुल टोटल 5 स्टेज होते हैं, ठीक ना। पहला मुखावस्था, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ओरल स्टेज, ये 1.5 साल तक के उम्र के, जन्म से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों में आता है, ठीक ना। और फिर इसके बाद दूसरा गुहा अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम एनल स्टेज बोलते हैं, ये 1.5 साल से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनके विकास का क्रम होता है, ठीक ना। तीसरा है जननांग अवस्था, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में क्या होता है कि बच्चों के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियों का विकास होता है, एक ओडिपस और दूसरी इलेक्ट्रा। ओडिपस गर्ल्स के अंदर विकास होता है और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है वो बालक के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में कि जो बालक है वो माता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, वो माता के प्रेम के लिए लालायित होता है, ठीक ना, माता के पास ज़्यादा रहना चाहता है। और जो इसमें बालिका होती है, जो बच्ची होती है, वो प्रीति प्रेम यानी पिता के प्रेम के लिए ज़्यादा लालायित रहती है, वे पिता के प्रेम के लिए आकर्षित होती रहती है, ठीक ना। तो एक अपोजिट इसमें होता है केमिस्ट्री, ठीक ना। फिर इसके बाद चौथा स्टेज कामुक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज। कामुक अवस्था में बच्चा एक्टिविटी कैसे करता है ये चीज़ देखते हैं, जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है, अपने सहपाठियों के साथ खेलता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो मतलब अपने घर से बाहर निकलने लगता है। ये आपका आ जाता है 3 से 6 साल के बीच में बच्चों का जो क्रम है। फिर लास्ट स्टेज आपका जेनिटल स्टेज आता है, जिसको हम जननांगी अवस्था भी कहते हैं। ये जेनिटल स्टेज 6 से मतलब जितने भी 6 से लेके जो भी मतलब अपने लॉन्ग टाइम तक जो व्यक्ति का पीरियड है उसमें आ जाएगा, ठीक ना, जब तक वो मरता नहीं है। तो जेनिटल स्टेज में क्या होता है मेन, इसमें ये बोला गया है कि जो प्राणी है वो अपोजिट सेक्स के प्रति इसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक ना, बालक बालिका के प्रति, बालिका बालक के प्रति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, इंग्लिश में एक बार मैं सब सारा नाम बता देता हूँ। पहला आपका ओरल स्टेज है, दूसरा आपका एनल स्टेज है, और तीसरा आपका फेलिक स्टेज है, चौथा आपका लेटेंसी स्टेज है, ठीक ना, और पांचवा आपका जेनिटल स्टेज है, ठीक। तो ये पांचों स्टेज को पढ़ लीजिएगा आप, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कामुक अवस्था, यानी कामुक अवस्था लेटेंसी स्टेज में क्या गतिविधियां होती हैं। तो लेटेंसी स्टेज जो है आपका 3 से 6 साल वाले में आता है, ठीक ना, 3 से 6 साल के बीच में आता है। इसमें बच्चे स्कूल में जाते हैं, अपने सहपाठियों के साथ खेलते वगैरह हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फेलिक स्टेज, जो तीसरे नंबर पे आपका आता है, ठीक ना। हाँ, 1.5 से 3 साल के बच्चों का जो उम्र है इसमें फेलिक स्टेज आता है। फेलिक स्टेज में कौन सी ग्रंथियां विकसित होती हैं, तो इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां विकसित होती हैं, ओडिपस ग्रंथियां और इलेक्ट्रा ग्रंथियां। ओडिपस ग्रंथियां गर्ल्स के अंदर विकसित होती हैं, और जो इलेक्ट्रा ग्रंथियां हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथियां बालक के अंदर विकसित होती हैं, ठीक ना। आपको ये चीज़ें याद रखती हैं, ये फैक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, व्यक्तित्व के अंदर परिभाषा पढ़ लेना है, मीनिंग पढ़ लेना है, ठीक ना। फिर इसके बाद एक सिद्धांत होता है सिगमंड फ्राइड का, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इसको पढ़ लेना है। मनोविश्लेषणवाद में आपको 2 चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। पहला आपका ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक ना, ईड, ईगो, सुपर ईगो, और इसी से कनेक्ट होती हैं चेतन मन, अचेतन मन, 3 प्रकार के मन भी उसी में पढ़ने के लिए मिलेगा, चेतन मन,
अचेतन मन और अर्धचेतन मन, ठीक ना। तो ये आपका मनोविश्लेषण के सिद्धांत में आ जाता है। फिर इसके बाद आपको व्यक्तित्व का विकास का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक ना। व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत कि व्यक्तित्व, एक व्यक्ति का विकास कितने चरणों में होता है। तो जो अभी हमने 5 अवस्था बताई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत ही आपका एमएड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। और हम लोग कल की जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक ना। अभिवृद्धि और विकास, एक बच्चे का अभिवृद्धि कैसे होता है और विकास कैसे होता है, ठीक ना। इस टॉपिक के अंदर 10 MCQ देखेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए होंगे तो, और टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।